नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि जो लोग बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो यूपीएससी की एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बिहार में जो है 42वें गवर्नर की नियुक्ति की गई है और आरिफ मोहम्मद खान को जो है बिहार का 42वां गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपके जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं वो हमारे जीएस पेपर से जो है मिलते जुलते जीएस पेपर से मिलते हैं और सेट करते हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो आप सभी जानते हैं कि जो गवर्नर का पद है और गवर्नर के पद से जुड़ी हुई जो भी चिंताएं हैं, जो भी सिफारिशें हैं, वो हमारे लिए जीएस पेपर 2 में काफी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग बिहार में जो गवर्नर की नियुक्ति की गई है उसको आधार बनाकर गवर्नर के जो पावर्स हैं और खास करके गवर्नर की नियुक्तियों को लेकर के जो विवाद है और गवर्नर की नियुक्तियों को लेकर के जो अलग अलग समितियों के द्वारा जो सिफारिशें की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसकी हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि आरिफ मोहम्मद खान को जो है बिहार का 42वां गवर्नर के रूप में शपथ दिलाई गई है। और जो अभी बिहार के गवर्नर थे जिनका नाम था राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकल, उन्हें जो है ट्रांसफर करके केरल का राज्यपाल यानी कि गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो ये जो न्यूज है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा न्यूज आता है वैसे विद्यार्थी जो कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और खास करके जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो नियुक्ति हुई है राज्यपाल की बिहार में, वो ऐसे टाइम में हुई है, ऐसे साल में हुई है जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आप सभी को पता होगा कि जो सितंबर के बाद अक्टूबर और से नवंबर के बीच में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2025 में। और इसी साल जो है आप देखोगे कि गवर्नर की नियुक्ति बिहार में की गई है। तो वैसे भी काफी क्रिटिकल ईयर चल रहा है और इस ईयर में बिहार विधानसभा का चुनाव है और ऐसे समय में आरिफ मोहम्मद खान को जो है बिहार का 42वां गवर्नर नियुक्त किया गया है। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज बनाता है। जैसा कि मैंने कहा कि जो गवर्नर का पद है वो हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहा है। क्यों रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और खास करके जो गवर्नर का जो कार्यकाल है उसको लेकर के जो कंट्रोवर्सी है और उसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है और जो समितियों के द्वारा जो सुझाव दिया गया है कार्यकाल को लेकर के राज्यपालों के, उस पर हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो किस तरीके से हमारे जीएस पेपर से जुड़ा हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जीएस पेपर 2 यानी कि इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अब अगर यहां पर आप देखोगे एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि जो आरिफ मोहम्मद खान है वो इससे पहले केरल के गवर्नर हुआ करते थे और केरल के गवर्नर के रूप में आपको ध्यान में रखना है कि उनका जो कार्यकाल है वो काफी कंट्रोवर्सी से भरा रहा है, क्योंकि केरल के गवर्नर रहते हुए केरल सरकार के साथ कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर एक राज्यपाल के रूप में उनका टकराव केरल की सरकार से हुआ। चाहे यूनिवर्सिटी की जो चांसलर हैं उनकी नियुक्ति का मुद्दा हो, कुछ बिल को पास करने के मुद्दे हों, तो केरल में जब वो गवर्नर के पद पर थे तो वहां के राज्य सरकार के साथ उनके जो संबंध थे वो उतने अच्छे नहीं माने जाते। तो खैर ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा मुख्य मुद्दा क्या है आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने कहा
कि जो गवर्नर का पद है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और खास करके जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट और जो उनका कार्यकाल होता है उसको लेकर के इस देश में काफी चर्चा होती है। क्यों है, कैसे है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन यहां पर कर लेते हैं। तो जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो आप देखोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 153 से लेकर के आर्टिकल 162 तक, याद रखिएगा, आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 162, यहां पर आपको गवर्नर के नियुक्ति कैसे होगी, कौन गवर्नर की नियुक्ति करेगा, गवर्नर के क्या पावर होंगे, इसको लेकर के डिटेल में चर्चा किया गया है। याद रखिएगा कि हमारा संविधान का आर्टिकल 153 से लेकर के आर्टिकल 162 तक गवर्नर के क्या पावर होंगे, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, है ना, राज्यपाल का कार्यकाल संबंधी जो भी प्रावधान है वो इसमें क्लियर किए गए। तो एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, प्री में भी और मेंस के ये क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो अब देखोगे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल 153 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में यानी कि एवरी स्टेट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर एवरी स्टेट, यानी कि हर राज्य में क्या होगा, एक गवर्नर होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 153 यानी कि आर्टिकल 153 ये साफ साफ कह रहा है कि जो प्रत्येक राज्य के लिए क्या है, एक राज्यपाल होगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है कि एक व्यक्ति जो है, वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ स्टेट फॉर, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो एक व्यक्ति है, वन पर्सन है, वो दो और दो से अधिक स्टेट के लिए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि दो स्टेट है भारत के, एक्स एंड वाई, दो छोटे स्टेट हैं, या फिर ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि किसी कारण से जो वाई स्टेट है उसका गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया या फिर उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है और अभी तक वाई स्टेट के लिए जो गवर्नर है उसके नियुक्ति का कोई फैसला नहीं लिया गया कि किसे वाई का गवर्नर नियुक्त किया जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक्स स्टेट का जो गवर्नर है उसे वाई स्टेट के गवर्नर के पदभार को भी दिया जा सकता है, यानी कि वन पर्सन, एक व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में काम कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय जो है इस तरह का कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। बस क्या था कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर एवरी स्टेट, एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए गवर्नर के पद पर बैठ सकता है। ये जो प्रावधान है हमारे संविधान में 7th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया, ऐड किया गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर रह सकता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। और लेकिन ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब इस तरह का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं था। इसे कब ऐड किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 7th अमेंडमेंट एक्ट उसके जरिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसे ऐड किया गया। तो ये बार बार एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता रहा है कि क्या एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल का पद ग्रहण कर सकता है या नहीं, तो बिल्कुल कर सकता है। किस अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो आर्टिकल 153 देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर एवरी स्टेट, और यहीं पर यह बात लिखी गई है कि वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 or more स्टेट्स।
बाय विच अमेंडमेंट? तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको संविधान में ऐड किया गया। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आर्टिकल 154 जो क्या कहता है कि स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि राज्य की जो कार्यकारी शक्तियां हैं, वो किसमें समाहित होंगी? तो वो होंगी समाहित किसमें होंगी? गवर्नर में। तो याद रखिएगा ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से गवर्नर के पद की जो इंपॉर्टेंस है उसको क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। क्या कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर इसमें होंगे, समाहित होंगे तो गवर्नर में। यानी कि आप देखोगे राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है वो क्या होगी? राज्यपालों में निहित होगी। यानी कि जो भी कार्यपालिका है वो किसके नाम पर कार्य कर रही है? तो राज्यपालों के नाम पर, यानी कि गवर्नर के नाम पर वहां पर स्टेट का कामकाज हो रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे आर्टिकल 154 जो गवर्नर का मेन रोल है स्टेट्स में, उसको जो है डिफाइन करने का काम करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है एक स्टेट की, वो किसमें वेस्ट है? वो किसमें है? तो वो गवर्नर में निहित है ना। तो ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाएंगे। तो गवर्नर का पद कहां पर डिफाइन किया गया? 153, आर्टिकल 153। और गवर्नर का पद की इंपॉर्टेंस क्या होगी कि एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर में निहित होंगे, ये कौन डिफाइन कर रहा है? तो हमारा आर्टिकल 154। इसलिए बार बार कहा जाता है कि गवर्नर के आर्टिकल्स को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। कहीं भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो। इसके अलावा आप देखोगे कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा इसका, तो उसके बारे में जानकारी दी गई है हमारे आर्टिकल 155 में। और आर्टिकल 155 क्या कह रहा है? आप ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि राज्यों में राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाएगी? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। यानी कि हमारा राष्ट्रपति उसको क्या करेगा? नियुक्त करेगा। और आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो अपनी मर्जी से तो काम करता नहीं है। हमारे देश में जो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद की सलाह पर क्या करता है? काम करता है। यानी कि इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो जो केंद्र सरकार है वो क्या करती है? राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कर रही है। किसके माध्यम से? तो प्रेसिडेंट के माध्यम से। तो जरूर यहां पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रेसिडेंट राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन याद रखना है ये भी है कि राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं कर सकते। वो किसके एडवाइस पर काम कर रहे हैं? वो केंद्र सरकार के एडवाइस पर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। किसके एडवाइस पर? तो जो केंद्र में मंत्री परिषद है उसकी एडवाइस पर। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, जो कि क्लियर कर रहा है कौन? हमारा अनुच्छेद 155, आर्टिकल 155। तो हमने 153 को देखा, हमने 154 को देखा जो ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। तो किसमें होगा समाहित? तो गवर्नर में समाहित होगा। 155 ये क्लियर करता है कि उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उनकी नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा। साथ ही साथ आप देखोगे कि हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी बात को हम लोग आज के इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर आप देखोगे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है आर्टिकल 156, अनुच्छेद 156, जहां पर जो है टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में चर्चा किया गया है। यानी कि जो राज्यपाल का कार्यकाल है उसके बारे में चर्चा कहां किया गया है? तो आर्टिकल 156 बहुत ही क्लियर है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो देख लेते हैं कि आखिर इस आर्टिकल में क्या बातें हैं और यहां से कौन से मुद्दे जो है हमारे सामने आते हैं। तो अगर हम आर्टिकल 156 को देखते हैं तो सबसे पहली बार तो यहां पर यह कहा गया, पहली बात जो यहां पर कही गई वो क्या है
कि द गवर्नर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका मतलब क्या होता है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, हम आपके काम से खुश हैं और जब तक खुश होंगे तब तक आप अपने पद पर बने रहेंगे। जिस दिन हमें लगेगा कि आपका काम अप टू द मार्क नहीं है या फिर आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जो जिम्मेदारियां आपको दी गई है वो आप नहीं निभा रहे हैं, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? आपको हटा सकता है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और यही सबसे बड़ा जो है आप देखोगे आगे चल करके जो डिस्कशन का टॉपिक बनेगा। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट जब चाहे किसी भी राज्यपाल को हटा सकते हैं और जब तक वो आपसे खुश है तब तक वो क्या कर सकते हैं? राज्यपाल को उसके पद पर बने रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं से जो है पूरा मुद्दा जो है शुरू होता है। हम लोग बार बार ये देखते हैं कि जो राज्यपाल हैं उनका जो कार्यकाल है वो फिक्स तो है, वो ये तो कहा गया कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा? 5 वर्षों का। लेकिन क्या वो फिक्स टर्म है? क्या कोई महाभियोग जैसी कार्रवाई राज्यपाल के खिलाफ होती है या फिर बिना बताए उसको जब चाहे उनके पद से हटाया जा सकता है, उनका ट्रांसफर किया जा सकता है? ये क्लियर करता है कौन? ये पहला स्टेटमेंट, द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि इसका मतलब ये भी होता है जो मैंने आपको समझाया कि राष्ट्रपति जब चाहें राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं या फिर उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। कारण बताने की कोई भी हमें आवश्यकता नहीं है। कोई भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रोसेस है जैसे महाभियोग वगैरह, वो राज्यपाल के लिए हमारे संविधान में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं जरूर कि राज्यपाल का जो टर्म है वो कितना होगा? 5 वर्षों का। लेकिन राज्यपाल के टर्म को कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई है जिस तरीके से हम देखते हैं राष्ट्रपति के टर्म को सुरक्षित किया गया। तो राष्ट्रपति को हटाना बहुत मुश्किल है और पूरा का पूरा महाभियोग का प्रोसेस लिखा हुआ है। लेकिन राज्यपाल को जब चाहे तब जो है क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है और इसके लिए कोई रीजन देने की आवश्यकता नहीं। किस रीजन से राज्यपाल को जो हटाया जा रहा है? क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा गया प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब राज्यपालों की नियुक्ति कौन कर रहे हैं? तो राष्ट्रपति। और जब तक राष्ट्रपति प्लेजर है मतलब खुश हैं तब तक वो आपको आपके पद पर बने रहने देंगे। ठीक है, ये बात को हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल करके। सेकेंड पॉइंट जो है और भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए राज्यपाल को जो है रिजाइन करना है तो वो रिजाइन किसको दे सकता है? तो याद रखिएगा कि जो राज्यपाल है वो अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपता है? प्रेसिडेंट को। ऑब्वियसली बहुत इजी है, जो आपको नियुक्त कर रहा है आप उसी को रिजाइन देंगे। तो यहां पर नियुक्ति कौन कर रहा है? तो राष्ट्रपति। तो अगर राज्यपाल को अपना रिजाइन देना है समय से पहले, है ना, अगर उसे रिजाइन करना है अपने ऑफिस से तो वो किसको रिजाइन देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्लियर है? काफी आसान है इसको समझना। और यहां पर देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? ये टर्म के बारे में बात कर रहा है। एक राज्यपाल का टर्म कितना होगा? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल का टर्म होगा, द गवर्नर शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर अपॉन हिज ऑफिस। यानी कि जैसे आरिफ मोहम्मद खान की नियुक्ति आज होती है, मान लीजिए, तो आज अगर होती है तो आज से 5 वर्ष तक उनका क्या होगा? कार्यकाल माना जाएगा। 5 ईयर का क्या होता है? नॉर्मल टर्म होता है किसका? एक गवर्नर का, है ना, एक गवर्नर का। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो 4th पॉइंट है जो कि आर्टिकल 156 में है वो क्या है कि एक राज्यपाल का मान लीजिए कार्यकाल खत्म हो गया, 5 ईयर का टर्म उसका खत्म हो गया, उसके बाद भी वो अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका जो सक्सेसर है वो आकर के अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। यानी कि उसका जो उत्तराधिकारी है जब तक आकर के अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक राज्यपाल
अपने पद पर बने रह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि राज्यपाल का पद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्टेट की कार्यकारी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो राज्यपाल के पास है। उसके नाम पर वहां पर सारे काम हो रहे हैं। तो ये पद को हम लोग वैकेंट नहीं रख सकते हैं, खाली नहीं रख सकते हैं। तो क्या कहा गया कि आपका टर्म खत्म हो गया, लेकिन हो सकता है कि 3 दिन 4 दिन के बाद कोई जो राज्यपाल है वो आकर के क्या करे, अपने पद को संभाले। तो आप तब तक क्या करेंगे, ऑफिस को वैकेंट नहीं करेंगे, आप अपने पद पर रह सकते हैं। जब राज्यपाल आएगा और वो अपने पदभार को ग्रहण कर लेगा, तब आप क्या कीजिए, तब आपका कार्यकाल तो खत्म हो ही चुका है, आप अपने पद को छोड़ दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आर्टिकल 156 जो टर्म ऑफ द गवर्नर है उसको क्या कर रहा है, डिफाइन करने का काम कर रहा है, समझाने का काम कर रहा है। लेकिन यहीं से जो है कंट्रोवर्सी भी शुरू होती है। जैसे मैंने कहा कि जरूर राज्यपाल का जो ऑफिस का टर्म है वो क्या है, 5 ईयर का है। लेकिन जो पहला लाइन क्या कह रहा है कि गवर्नर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये अपने आप ये कह रहा है कि आपके टर्म को कोई भी, आपका टर्म फिक्स नहीं है, कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई आपके टर्म को। राष्ट्रपति जब चाहे बीच में ही आपको आपके पद से हटा सकते हैं या फिर जब चाहे आपका ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे स्टेट। याद रखिएगा, ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और यहीं से जो है आप देखोगे जो राज्यपाल के पद का जिस तरीके से उसे बिना बताए हटा दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी केंद्र में सरकार बदलती है तो केंद्र की सरकार क्या करती है, कुछ स्टेट में सरकार बनते ही वो क्या करती है, या तो राज्यपालों का ट्रांसफर करती है या फिर राज्यपालों को उनके पद से हटा देती है। क्योंकि बताने की आवश्यकता नहीं है ना, कोई प्रोसेस चलाने की आवश्यकता नहीं है राज्यपालों को उनके पद से हटाने के लिए। एक सरकार आई, उसको लगता है कि जो स्टेट्स में गवर्नर हैं उनका जो माइंडसेट है वो हमारी सरकार से मिलता जुलता नहीं है, तो आसानी से क्या करेंगी, उसको उसके पद से हटा देंगी और फिर ऐसे व्यक्ति को वहां पर वो गवर्नर के रूप में नियुक्त कर सकती हैं जो उनके लिए क्या है, सही हो, या फिर उनके विचारधारा को क्या है उसका सम्मान करता हो, या फिर उससे मिलता जुलता उसका सोच हो। तो ये बार बार देखने को मिलता है ना। जब भी सरकार चेंज होती है तो सरकारें अपने तरीके से अपने संगठन के लोगों को राज्यपाल के पद पर बिठाने का काम करती है। और ये बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण आप देखोगे कि राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच में क्या होता है, टकराव होता है। और इसीलिए मुद्दा जो है आप देखोगे यूपीएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है। तो आगे हम लोग जो है इस पर बात करेंगे। होप कि आप लोग आर्टिकल 156 को अच्छी तरीके से समझ गए। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है, ट्रांसफर ऑफ गवर्नर। जैसे मैंने कहा कि 20 टर्म में ऐसा नहीं है कि आपको अगर किसी स्टेट का गवर्नर नियुक्त किया गया तो आप उसी स्टेट में जो है 5 साल रहेंगे। हो सकता है कि बीच में ही आपका ट्रांसफर कर दिया जाए। जैसे बिहार के गवर्नर को क्या कर दिया गया, अभी केरल शिफ्ट कर दिया गया, तो उनका ट्रांसफर हुआ है ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो एक राज्यपाल, एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या आधार होगा, कैसे होगा, इसके बारे में संविधान जो है बात नहीं करता है ना। ट्रांसफर किया जा सकता है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन क्यों किया जाएगा, किस आधार पर किया जाएगा, इसकी बात जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित रूप से नहीं की गई है। इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कोई रीजन देने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों जो है केरल के राज्यपाल को बिहार शिफ्ट किया गया है ना, और बिहार के राज्यपाल को क्यों जो है केरल का राज्यपाल बना दिया गया। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है राज्यपाल को। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं वो हमारे प्री में और मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसको सेट करना है। किन टॉपिक्स को हमको पढ़ना है इसके बारे में वो जानकारी देता है। और यहां पर जब हम राज्यपालों के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा इशू उनके साथ है। जैसे कि मैंने कहा कि जब भी सरकारें चेंज होती है या फिर सरकार को जब ऐसा लगता है कि राज्यपाल को उनको हटाना है तो बिना किसी रीजन के वो क्या कर देते हैं, राज्यपाल को हटा देते हैं। उनको रीजन बताने की आवश्यकता ही नहीं है ना। बस एक खबर आएगी कि राज्यपाल को उनके स्टेट से हटा दिया गया है, उनके पद से हटा दिया गया है, बस वहां पर राज्यपाल वहां पर रिमूव हो जाएगा। और यहीं से आप देखोगे कि
ये चर्चा होती है कि क्या जिस तरीके से राज्यपालों का निष्कासन होता है, रिमूवल होता है, जिस तरीके से बिना रीजन बताए राज्यपालों को ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर राज्यपालों को उनके टर्म पूरा होने से पहले हटा दिया जाता है, क्या ये सही है? क्या ये संविधान की भावना का तो कहीं उल्लंघन तो नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? तो खैर यहां पर ये बात हमेशा से जो है चर्चा का विषय बनी रही है और आज तक इस पर चर्चा हो रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने के लिए क्या है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस है और वो संविधान में है, उस तरीके से गवर्नर को हटाने के लिए कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस हमारे संविधान में नहीं दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नो रीजन आर रिक्वायर्ड टू गिवन फॉर रिमूविंग द गवर्नर फ्रॉम हिज ऑफिस। तो उसके पद से हटाने के लिए किसी भी रीजन को देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब यहां पर एक और बात है, यहीं से चर्चा शुरू होती है कि आखिर क्या अगर ऐसे सिचुएशन है तो क्या एक राज्यपाल जो उसका संवैधानिक कर्तव्य है, जो उसका जो संवैधानिक ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, क्या उसको पूरा कर पाएगा? क्या वो दबाव में तो काम नहीं कर रहा है? तो ये सारी बातें जो है निकल करके सामने आती है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति है और अगर वो इस दबाव में है कि केंद्र सरकार कभी भी उसको उसके पद से हटा सकती है विदाउट एनी रीजन, तो क्या वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभा पाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न जो है सामने निकल करके आता है और ये बहुत दिनों से जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। और यहां पर आप देखोगे कि कई ऐसी समितियां हैं जिन्होंने ये जो चीजें हैं उसको बदलने के लिए क्या की है, सिफारिशें की हैं। तो कौन सी समिति है, उसने क्या कहा है, इसको मैं डिटेल में आपसे चर्चा कर लेता हूं। तो आप देखोगे विभिन्न आयोग की सिफारिशें राज्यपालों के टर्म को लेकर के क्या की गई है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अब आप देखोगे जो सरकारिया आयोग है, जिसको कि केंद्र और राज्य यानी कि सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के रिव्यू करने के लिए क्या किया गया, बनाया गया, जिसको हम लोग जिसे किस नाम से फेमस है, सरकारिया आयोग के नाम से। तो इसने जो है अपनी रिपोर्ट में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की कि आप देखोगे कि राज्यपालों को जो बिना किसी रीजन के, बिना कोई रीजन दिए हटाया जाता है, वो सही नहीं है। इससे राज्य और जो केंद्र के संबंध है, सेंटर और स्टेट रिलेशन है, उसमें भी क्या आता है, बदलाव आता है, उसमें भी टकराहट जो है शुरू हो जाती है। यहां पर यह कहा गया कि ठीक है, आपके पास राज्यपालों को हटाने की शक्ति है, लेकिन दुर्लभ परिस्थितियों में भी किसी राज्यपाल को जो है उसके टर्म पूरा होने से पहले क्या किया जाए, रिमूव किया जाए, हटाया जाए। सरकारी आयोग ने साफ साफ कहा कि उनको जो है राज्यपाल की अगर आपने नियुक्ति कर ली तो आप उनको 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का मौका दीजिए। हाँ, अगर दुर्लभ परिस्थितियां हैं, दुर्लभ परिस्थितियों का मतलब क्या हो सकता है कि राज्यपाल जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटी है उसको पूरा ना कर रहा हो, या फिर राज्यपाल जो है राज्य सरकार से उसकी बन ना रही हो। तो यहां पर जो दुर्लभ परिस्थितियां हैं उसमें हो सकता है कि केंद्र क्या करे, राज्यपाल को उसके पद से हटा दे। तो क्या कहा गया कि नहीं, सामान्य बातों पे नहीं, इस सरकार चेंज हो गई और सरकार चेंज होते ही नई सरकार आई है तो उसने क्या किया, सारे स्टेट में जो राज्यपाल है उनको चेंज कर दिया, क्योंकि अधिकार उनके पास है। तो यहां पर सरकारिया आयोग ये कहता है कि दुर्लभ परिस्थितियों में ही आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, राज्यपालों को उनके पद से रिमूव करना चाहिए और 5 साल का टर्म उनको आप क्या कीजिए, पूरा करने है ना। अगर कोई परिस्थिति ऐसी बन जाती है जो दुर्लभ है, जो रेयर है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, उसको उनके पद से हटा सकते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि सरकारिया आयोग ने जो राज्यपालों के पद के बारे में ये कहा जाता है कि उनके टर्म की कोई सुरक्षा नहीं है, उसको सुरक्षा प्रदान करने की क्या की, सिफारिश की, ठीक है, ताकि इसका दुरुपयोग सरकारों के द्वारा ना किया जा सके। सरकारी आयोग ने यह भी कहा कि देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई
गवर्नमेंट, सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो किसी राज्यपाल को हटाने की बात करती है, उसका ट्रांसफर करती है, तो उसको राज्यपाल को रीजन बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्या रीजन है जिसके कारण, जिसके आधार पर आपको रिमूव किया जा रहा है या फिर आपका ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे स्टेट में। सरकारी आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यपालों को जो है इस बारे में सूचित करना चाहिए कि आखिर वो कौन सा आधार है, कौन सा रीजन है जिसके कारण जो है उनको उसके पद से हटाया जा रहा है। ये क्यों जरूरी है, आप उसको कारण बताइए, ताकि राज्यपाल भी अपनी सफाई में कुछ बातें आपको कह पाएगा। ये तो होना ही चाहिए। तो जो व्यक्ति एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, आप उसको हटाना चाह रहे हैं, तो उसको जरूर ये पता होना चाहिए कि आखिर उस क्या गलती है जिसके आधार पर जो है केंद्र सरकार उसको क्या कर रही है, हटा रही है। उसको रीजन बताइए और उसको जो कंडीशन है उसको एक्सप्लेन करने का मौका भी दीजिए, है ना। तो ये एक तरीके से सही बात कही सरकारी आयोग ने, कहा कि हटाए जाने के कारणों को आप क्या कीजिए, उसको सूचित कीजिए। इसके साथ ही साथ आप क्या कीजिए कि उसको अपनी बात रखने का मौका भी दीजिए। तो सरकारी आयोग इस फेवर में था कि राज्यपाल के टर्म की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और छोटे मोटे बात पर कोई राज्यपाल को क्या करे, ट्रांसफर या फिर उसको रिमूवल का काम ना करे। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में राज्यपाल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आगे चल करके आप देखोगे वेंकट चिलैया आयोग बना, उसने अपनी रिपोर्ट 2002 में, तो आप देखोगे जो वेंकट चिलैया आयोग था उसने भी सिमिलर बातें कही। आप देखोगे जो वेंकट चिलैया आयोग है उसने भी यही सिफारिश की सरकार को कि जो आमतौर पर क्या किया जाए, राज्यपालों को उनका जो 5 ईयर का टर्म है उसको पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सभी आप देखोगे कमिटी में ये चीजें कॉमन आपको मिलेगी, स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। और यहां पर यही कहा गया कि अगर मान लीजिए केंद्र को क्या करना है, किसी स्टेट के राज्यपाल को हटाना है, तो हटाने से पहले आप क्या कीजिए, वहां का जो मुख्यमंत्री है उससे क्या कीजिए, परामर्श करिए और फिर उसको क्या कीजिए, रिमूव करने का काम कीजिए। तो आप देखोगे वेंकट चिलैया आयोग तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है, लेकिन एक चीज कॉमन है, इस तरीके से सरकारी आयोग ने यह कहा कि नहीं, राज्यपाल के पद को आपको स्टेबिलिटी देना बहुत जरूरी है, उसको 5 साल का टर्म पूरा करने दीजिए, दुर्लभ परिस्थितियों में, रेयर कंडीशन में क्या कीजिए, उसको उसके पद से हटाने का काम आप कीजिए और राज्यपाल को बताइए कि वो क्या कारण जिसके कारण आपको हटाया जा रहा है। उसी तरीके से आप देखोगे वेंकट चिलैया आयोग ने भी इसी तरह की जो है सिफारिश की, जिसमें यह कहा गया कि जो राज्यपाल हैं उनको 5 साल का टर्म पूरा करने दीजिए और साथ ही साथ ये कहा गया कि आप क्या कीजिए, अगर केंद्र सरकार किसी राज्यपाल को हटाना चाहती है तो यहां पर मुख्यमंत्री से परामर्श करके ऐसा किया जा सकता है। तो आप देखोगे जो भी महत्वपूर्ण आयोग बने उन्होंने जो है कम से कम जो राज्यपाल का कार्यकाल है उसको पूरा करने की बात वो हमेशा कहते हैं, और जो बिना बताए राज्यपाल को रिमूव किया जाता है इसकी वो खिलाफ जो है क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर आप देखोगे आगे चल करके मुंशी आयोग, उसने भी सिमिलर बात कही। मुंशी आयोग क्या कह रहा है, उसने भी सुझाव दिया सरकार को कि जो आपने एक टर्म यूज किया है ना अपने संविधान में, राष्ट्रपति के प्रयास प्रसाद पर्यंत, यानी कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर अपना जो टर्म है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के आधार पर क्या करता है, होल्ड करता है। इस टर्म को हटा दीजिए। तो जैसे ही आप प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट को हटाते हैं, इसका मतलब कि आपको अब आधार बताना होगा, वो पॉइंट बताने होंगे, वो रीजन बताने होंगे जिसके आधार पर आप राज्यपाल को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। मुंशी आयोग एक स्टेप और आगे बढ़ता है, उसने क्या कहा कि जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वर्ड है उसी को क्या कर दिया जाए, संविधान से हटा दिया जाए, क्योंकि आप देखोगे कि राज्यपालों को जो है केंद्र की इच्छा पर जो हटाया नहीं जाना चाहिए। मुंशी आयोग भी इस बात को लेकर के क्या है, काफी इंपॉर्टेंट सजेशन दे रहा है।
उसने क्या कहा कि जो राज विधानमंडल है उसको ये पावर हो कि वो क्या कर सकता है, राज्यपाल को एक प्रस्ताव पारित करके हटा सकता है। यानी कि राज्य का राज्यपाल है तो केंद्र नियुक्त करे, लेकिन केंद्र बिना मतलब बिना कोई रीजन दिए जो राज्यपाल को हटा दे रहा है, क्योंकि हमारा संविधान में क्या लिखा हुआ है कि होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। उस वर्ड को अगर हम हटा देंगे तो क्या होगा, केंद्र सरकार बिना रीजन दिए राज्यपालों को हटा नहीं पाएगी। और उन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, ऐसे प्रावधान डालिए संविधान में जिसमें यह कहा गया हो कि राज्यपाल को हटाने का पावर किसके पास होगा, राज विधानमंडल के पास, यानी कि विधानसभाओं के पास हो, और वो एक प्रस्ताव को पारित करके क्या कर सकते हैं, राज्यपाल को रिमूव कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग प्रेसिडेंट को इम्पीच करते हैं उसमें हम रीजन बताते हैं और फिर एक प्रोसेस है, उसी तरीके से राज्यपाल के रिमूवल का भी एक प्रोसेस होना चाहिए जो कि राज्य की जो विधानमंडल है वो करे। तो जो असेंबली है राज्यों की, उनको ये पावर दिया जाना चाहिए। तो आप देखोगे कि हर जो आयोग बना उसने जो है जो टर्म को लेकर के जो संशय बना रहता है राज्यपालों का कि 5 साल का टर्म तो है लेकिन उसको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, इसको लेकर के सिफारिशें की। और अमूमन आप देखोगे कि हर जो क्या है समिति है वो यही कह रही है कि उनको जो है 5 साल का टर्म पूरा करने का मौका मिलना चाहिए, और अगर हटाना भी चाहते हैं तो रीजन बताइए, कारण होना चाहिए कोई वैलिड, जिस पर आप क्या कर रहे हैं, राज्यपालों को हटा रहे हैं। तो एग्जाम में आपको ये सब क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि आखिर किस समिति ने क्या कहा राज्यपालों के टर्म को लेकर के। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिसने काफी कुछ क्लियर किया राज्यपालों का जो टर्म है उसको लेकर के और उनके रिमूवल को लेकर के। उसको हम लोग बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ, है ना, बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट, बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मामला किसका है, कब का है, 2010 का। ये लैंडमार्क जजमेंट क्यों है, क्योंकि यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर के बहुत बड़ी बात कही कि जिस तरीके से केंद्र में सरकारें चेंज होती हैं और चेंज होते ही आप देखते हो कि कई राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया जाता है बिना आधार बताए, बिना किसी कारण के। ये जो है हमारे संविधान की भावना के साथ क्या करता है, खिलवाड़ करता है। ठीक है, उसमें लिखा गया ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस वर्ड में का क्या करें, दुरुपयोग करें और जब चाहे किसी राज्यपाल को हटा दे बिना किसी रीजन को दिए हुए। उन्होंने भी यही कहा कि दुर्लभ परिस्थितियों में ही राज्यपाल को क्या किया जाए, उसके पद से हटाया जाए। रीजन बताइए। किसी भी राज्यपाल को हटाने का यह आधार नहीं हो सकता कि केंद्र में सरकार चेंज हो गई है और इसलिए हम क्या करेंगे, जो पुरानी सरकारों ने जिन राज्यपालों को हटाया है हम उसको क्या करेंगे, चेंज। नहीं, आप बताइए कि क्या रीजन क्या है जिसके कारण आपको हटाया जा रहा है। तो आप भी रेयर कंडीशन में क्या कीजिए, राज्यपालों को हटाने का काम कीजिए। उन्हें उनका 5 साल का टर्म पूरा होने का मौका मिलना देना चाहिए, जिससे कि राज्यपाल जो है खुल करके अपने संवैधानिक दायित्वों को क्या कर सके, पूरा कर सके, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को पूरा कर सके। तो बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस भी बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जो राज्यपालों के कार्यकाल को लेकर के जो है ये बात करता है कि उन्हें 5 साल का टर्म पूरा करने दिया जाए। लेकिन आपको समझना क्या होगा कि राज्यपालों का जो टर्म है वो अपने आप में, और उसको लेकर जो कंट्रोवर्सी है वो अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और यूपीएससी इन चीजों पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्यपालों का कार्यकाल क्या सुनिश्चित करना चाहिए, इसकी चर्चा करें, इस पर अपनी टिप्पणी करें। तो यहाँ पर आपको कई जो कमेटियां हैं उनके बारे में चर्चा करनी पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है इसको लेकर के आया है उसके बारे में चर्चा करनी पड़ सकती है। इसके क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में आपको चर्चा करनी पड़ सकती है। तो आप देखिए यहां पर हमने जो है एक करंट अफेयर्स के टॉपिक को उठा करके जोड़ा, किससे, अपने जीएस पेपर से, जीएस पेपर 2 यानी कि इंडियन पॉलिटी,
और ये जो करंट अफेयर्स है वो आपको रिवीजन करने का मौका दे रहा है कि हम राज्यपाल के बारे में क्या करें, फुल्ली रिवीजन करें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी जो हमने राज्यपालों को लेकर के कही। और राज्यपाल हमेशा से ही, जो गवर्नर का पोस्ट है वो हमेशा से ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहा है। तो सीखना हमें ये भी है हम किस तरीके से करंट अफेयर्स को अपने जीएस पेपर से जोड़ें और उसके आधार पर अपनी तैयारी को आगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में इसी तरह के कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ और उससे जुड़े हुए जीएस पेपर के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और